विलियम में से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, देख के कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आएगा ना, उसको थोड़ा देख के कीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आया और आप मॉडर्न ट्रेजेडी में लिख क्या सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट, उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट था कि जो अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बयान किया था ना कि ट्रेजिक हीरो ऐसा होता है, फीलिंग ऑफ पिटी एंड कैथारसिस होना चाहिए, इमोशंस रिलीज होने चाहिए। रेमंड विलियम ने इसके टोटली एक ऑपोजिट बुक लिखी थी जिसको हम मॉडर्न ट्रेजेडी कहते हैं, और जो अरिस्टोटल की बुक है उसको हम ग्रीक ट्रेजेडी कहते हैं। इसका जो है समरी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा बुक में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेटर डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमारी लास्ट बुक है और मैं चाहूँगी कि हम इसको विद इन 2 to 3 डेज इसको एंड करें। मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि उसने टोटल 3 एसेस किए थे। अब वो लिखे थे जो कि मॉडर्न ट्रेजेडी के नाम से हैं। दैट इज ऑपोजिट टू द ग्रीक ट्रेजेडी। जो अरिस्टोटल की ग्रीक ट्रेजेडी है उसकी टोटली ऑपोजिट उसने जो बुक लिखी वो यही थी, मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी में उसने अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज के उसके दौर के ट्रेडिशन एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, यानी कि पीछे से ट्रेडिशन क्या चली आ रही थी और उस दौर के कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज क्या थे, उसने उसके बारे में बताया था। एट द एंड उसने जो है ना ट्रेजिक हीरो की बात की थी। पहले तो उसने ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन की बात की थी कि ट्रेजेडी होती क्या और ट्रेडिशन क्या होती है। फिर उसने कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज की बात की कि डिफरेंट इराज के अंदर ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन रही। एंड एट द एंड जो हमने ब्रेचेट के थिएटर में पढ़ा था, ब्रेचेट का अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था इन गैलीलियो गैलीलाई, उसने एट द एंड उसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज द बेसिक मॉडर्न ट्रेजेडी। और ब्रेचेट थिएटर के हिसाब से एपिक हीरो क्या होता है। एपिक हीरो दैट इज ऑपोजिट टू द ग्रीक हीरो। ठीक है, जो हमने क्लासिकल हीरो की डेफिनेशन पढ़ी थी उसका जो ऑपोजिट है वो एपिक हीरो है। और एपिक ट्रेजेडी इज ऑपोजिट टू द ग्रीक ट्रेजेडी। वही मॉडर्न ट्रेजेडी, उसी को हम एपिक ट्रेजेडी कहेंगे, उसी को हम डिस्टेंसिंग इफेक्ट कहेंगे और उसी में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये टोटल 3 सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर जो है उसने 3 एसेस लिखे थे। मॉडर्न ट्रेजेडी के नाम से एक बुक थी और उसके अंदर 3 एसेस थे, और ये 3 एसेस जो है ये आपके सिलेबस के अंदर है। यहाँ पे देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज विलियम ट्रेस द रैंक ऑफ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम्स। किस तरीके से वो जो है ट्रेस करता है रैंक ऑफ द ट्रेजिक हीरो क्लासिकल से मॉडर्न टाइम्स तक। Raymond Williams' modern tragedy, first published in 1966, perhaps the most great 20th century inquiry that discusses the production of tragedy through centuries. The very influential traces the rank of the tragic hero from classical to the modern time. In his essay Tragedy and Tradition, he deals with various complex concepts about tragedy. ठीक है, उसने जो अपना पहला जो ऐसे लिखा मॉडर्न ट्रेजेडी इस किताब के अंदर, जो कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन के नाम पे था, उसने बताया था अब ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है और ट्रेडिशन क्या चली आ रही है। बेसिकली ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन है और फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। It deals with various complex concept about tragedy instead of searching oversimplified conclusion. और बजाय इसके कि वो कोई ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन्स जो है उनको सर्च करता, वो क्या करता है, वो वेरियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट ट्रेजेडी उनकी बात करता है। जैसे हमने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट में बात की थी, इसी तरह यहाँ पे हम बात करेंगे। तो वो क्या कहता है यहाँ पे कि ये जो ट्रेडिशन पीछे चली आ रही है, ट्रेडिशन कोई सिंपल 1 साल 2 साल की बात नहीं होती। ट्रेडिशन जो है कई सालों की बात होती है कि कितने इराज में, मॉडर्न टाइम्स में क्या था, ग्रीक में क्या था, मिडीवल में क्या था, रेनेसेंस में क्या था, ठीक है, एलिजाबेथन में क्या था। ये सारी चीजें जो है हम ट्रेडिशन को देखते हैं कि ट्रेडिशन डिफरेंट इराज में कैसी थी। तो इस तरह से वो बहुत सारे आइडियाज की अब आपको बताएगा कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट आइडियाज कैसे थे, ट्रेडिशन की डेफिनेशन कैसे चेंज होती रही with that passage of time. Instead of searching oversimplified conclusion, तो उसने बहुत complexity of concept, he goes into complexity of concept, उसने complexity of concepts की बात की थी। He thinks that we come to tragedy by many routes. उसके ख्याल के मुताबिक वो कहता है कि हम
ट्रेजेडी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत तरीके हैं एक ट्रेजेडी को डिफाइन करने के लिए। इट इज एन इमीडिएट एक्सपीरियंस। अब वो ट्रेजेडी जो है वो कोई इमीडिएट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी हो सकती है, या कोई एकेडमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हम ट्रेजेडी को एक ही डेफिनेशन के साथ कन्फाइन नहीं कर सकते। देयर आर मेनी वेरियस और वेरीफाइड कॉन्सेप्ट्स जिसको जो है हम कहते हैं कि भाई वो भी ट्रेजेडी हो सकती है। अब हम देखें ना, हम अभी तक कितनी लिटरेचर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने मॉडर्न ट्रेजेडी भी पढ़ी, साइको एनालिसिस भी पढ़ा, हमने उसके अंदर फेट एंड फ्री विल भी पढ़ लिया, पता नहीं किस तरह की हमने ट्रेजेडी, हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी अलग डिस्कस की, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अलग डिस्कस की। तो इट मीन्स कि वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स सॉरी। तो मतलब बहुत तरीके हैं ट्रेजेडी को डिफाइन करने के लिए, आप उसको एक ही डेफिनेशन के पैमाने में उसको छान नहीं सकते। ठीक हो गया? तो वो कहता है वो कोई इमीडिएट एक्सपीरियंस हो सकता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो सकती है, या एक एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो रेमंड विलियम एज अ थिंकर अबाउट पॉलिटिक्स और कल्चर, लिटरेचर एंड ड्रामा, सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट introduces in his book Modern Tragedy about the continuation of tragedy। तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेजेडी की बात करता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेजेडी है क्या। फर्स्टली ही डिस्कसेस द रैंक ऑफ ट्रेजिक हीरो इन क्लासिकल लिटरेचर। ही ऑब्जर्व दैट ग्रीक प्रोड्यूसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजिक ड्रामा। वो कहता है ये जो ग्रीक्स ने जो है ना लिटरेचर में एक हीरो जो प्रोड्यूस कर दिया ना, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजिक ड्रामा था। द यूनिकनेस ऑफ ग्रीक इज जेन्युइन एंड ट्रेजिक बट नॉट ट्रांसफरेबल। अब वो कहता है कि ये जो यूनिकनेस है ग्रीक की ट्रेजेडी की, वो बेशक जेन्युइन है लेकिन ट्रेजिक भी है, लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है। यानी कि आज के दौर की अगर हम बात करें तो हम ऐसी ट्रेजेडीज नहीं लिख सकते कि ईडिपस रेक्स था और वो ओरेकल्स पे बिलीव करता था और फिर उसके साथ जो है इस तरह से ट्रेजेडी हो गई और फाइनली जो है उसने अपनी आंखें घोंप ली थी। Many attempts have been made in modern time to systemize the Greek theory or philosophy। और बहुत सी attempts हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में की गई ताकि हम सिस्टमाइज कर सकें ग्रीक थ्योरी को या ग्रीक फिलोसफी को। रेमंड इन मॉडर्न टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज अफेक्टेड बाय ग्रीक्स। ठीक है, रेमंड मॉडर्न टाइम्स में भी हम मतलब इवन हम वैसे भी जब भी कोई न्यू बुक पढ़ते हैं तो हम पीछे किसकी तरफ स्क्रॉल आउट करते हैं, हम देखते हैं बैक साइड पे ग्रीक्स ने क्या कहा था, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, अच्छा आज के जमाने में ऐसे ही होता। तो इन ग्रीक द एक्चुअल एम्फेसिस इज ऑन द रैंक ऑफ द हीरो। तो ग्रीक के अंदर देखा जाए तो एक्चुअल एम्फेसिस किसके ऊपर था? रैंक ऑफ द हीरो के ऊपर था। द हीरो बिलोंग्स टू रूलिंग फैमिली having a legendary part and a noble standing between gods and men। The ideas of fate, necessity and destiny and chance are major in Greeks। The best instance of classical tragedy is Oedipus Rex by Sophocles, in which we see fall of high man due to his amartia। और ये जो आइडियाज ऑफ फेट, नेसेसिटी, डेस्टिनी, चांस, ये सारी चीजें क्या थी? ये सब ग्रीक ट्रेजेडी का हिस्सा थी। और बेस्ट इंस्टेंस था क्या था क्लासिकल ट्रेजेडी का? वो इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, जिसको हम कहते थे कि ये अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी है। इन विच वी सी फॉल ऑफ हाई मैन ड्यू टू हिज अमार्शिया, जिसके अंदर हमने फॉल ऑफ एक प्रोस्पेरस मैन का, एक हाई स्टेटस मैन का फॉल देखा। वो किस वजह से? उसकी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, उसके अमार्शिया की वजह से। फर्दर ही इंक्वायर्स द रैंक ऑफ ट्रेजिक हीरो इन मिडिवल एज। फिर वो इंक्वायर करता है रैंक ऑफ ट्रेजिक हीरो मिडिवल एज के अंदर। ये तो हो गई बात ग्रीक ट्रेजेडी की। अब ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन चलते हैं। ग्रीक के बाद क्या कौन सी एज आई थी? मिडिवल एज आई थी। अब देखते हैं मिडिवल में हीरो कैसा था। We also see the continuation of tradition। अब हम देखते हैं कि वो medieval में पीछे से कुछ लिया गया through from the Greeks and this and that। It is generally thought that there is little or no tragedy in medieval literature because it became narrative rather than drama। और ये भी एक जनरली थॉट है कि या तो बहुत थोड़ी ट्रेजेडी है या तो ट्रेजेडी है ही नहीं। ठीक है, और नो ट्रेजेडी इन medieval because it became narrative rather than drama। क्योंकि वो जो है नैरेटिव बन गई रादर देन के ड्रामा। नैरेटिव कैसे बन गई? उसको नॉवल फॉर्म में लेके आया गया, उसको कहानी की सूरत में लेके आया। और ड्रामा में हम क्या देखते हैं? हमने डायलॉग्स पढ़े थे, कोरस पढ़ा था और ये सारी चीजें। अब वो जो है नैरेटिव हो गई सारी। यानी कि हम कहते हैं एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था, उसके 2 बच्चे थे और फिर वो यूं। ये क्या है? स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में अगर हम कोई बात करते हैं तो वो
जो है नॉवल हो जाता है। और अगर हम उसको डायलॉग्स वाइज बात करते हैं कि ईडिपस ने ये कहा, फिर जो कैस्टा ने ये कहा, फिर ईडिपस एंड जो कैस्टा एंड दिस, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं ये तो ड्रामा चल रहा है, डायलॉग्स पे बात हो रही है। तो फिर डायलॉग्स में जब बात हो रही होती है हम कहते हैं भाई ये ड्रामा। But we can see the medieval tragic concept in Chaucer's The Monk Tale, where he declares the fall of a high degree man into misery from prosperity to adversity. लेकिन हमने चौसर ने जो है, हम देखते हैं चौसर ने जो अपनी पोइट्री की थी, हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर उसने उसका आर्ट ऑफ नरेशन था, उसने स्टोरी टेलिंग तो की थी, कहानियां तो सुनाई थी उसके अंदर, लेकिन उसने उसके अंदर थोड़ा सा मिडीवल ट्रेजिक कॉन्सेप्ट भी डाला था जब उसने मॉन्क टेल, आपको पता है वो जितने भी पिलग्रिम्स थे उन सारों ने एक जाते हुए कहानी सुनानी थी और एक वापस आते हुए कहानी सुनानी थी। आपके सिलेबस में वो स्टोरीज नहीं थी, वो टेल्स नहीं थी। इसका एक्चुअली बुक का नेम देखे ना, कैंटरबरी टेल्स था। तो कैंटरबरी टेल्स बेसिकली यानी कि वो कहानियां जो कैंटरबरी जाते हुए सुनाई गई। तो हमने कैरेक्टर्स तो पढ़े थे, हमने टेल्स तो पढ़ी नहीं तो आपका तो टेक्स्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो शुक्र करें वो टेक्स्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहानियां भी सुनाई थी। तो उसमें मॉन्क ने भी एक कहानी सुनाई थी और उसने उस कहानी के अंदर फॉल दिखाया था, एक हाई डिग्री मैन कैन टू मिजरी फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। और ये क्या था, ये medieval कॉन्सेप्ट था। After medieval literature, Raymond traces the rank of tragic hero into Renaissance. अब medieval के बाद क्या आता है, Renaissance आता है। Renaissance के अंदर अब देखते हैं कि वो rank of hero को कैसे, fall of hero को कैसे वो देखता है। In this era, we observe the continuity as the emphasis on fall of famous men। और उसके अंदर हमने देखा कि फॉल ऑफ फेमस मैन का पहले क्या हुआ, ग्रीक के अंदर क्या हुआ, फॉल ऑफ अ हाई मतलब स्टेटस मैन था, एक हाई स्टेटस मैन था और उसके हमाशिया की वजह से फॉल हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा मिडीवल में हाई डिग्री मैन जो था उसकी प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, उसका फॉल हुआ। यहाँ पे क्या है, एक फॉल है फेमस मैन का। और इसके अंदर हमने कौन सा ड्रामा पढ़ा था क्लास, डॉक्टर फॉस्टस हमने पढ़ा था। और वो क्या था, डॉक्टर फॉस्टस जो अपने जमाने का एक फेमस डॉक्टर था, ठीक है, जिसका कि फॉल दिखाया गया था। अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं। विद द रेनेसेंस एज देयर बिगेन द मॉडर्न एज। रेनेसेंस एज के साथ ही एक मॉडर्न एज स्टार्ट होती है। इट वाज द एज ऑफ मर्चेंट क्लास। इन दिस पीरियड द मैन इज रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। अब ये मर्चेंट क्लास की एक वो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रीक के अंदर क्या था, रोल ऑफ, हाँ जी, ग्रीक्स में क्या था, रोल ऑफ फेट, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था ना, फेट एंड डेस्टिनी। लेकिन जब हम मॉडर्न एज के अंदर आते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो भाई मर्चेंट क्लास की बात होती है और फिर हम कहते हैं कि अब यहाँ पे जो इंसान है वो खुद अपने उसके अपने एक्शंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रोस्पेरिटी के भी और उसकी एडवर्सिटी के भी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, फेट एंड प्रोविडेंस आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो जो कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, फेट, प्रोविडेंस, वो तो इम्पोर्टेंट हैं। Here Raymond quotes Sidney, who gave more attention to the methods of writing tragedy than to any moral or physical idea. यहाँ पे वो फिलिप सिडनी की बात करता है कि वो methods of writing जो है उनको ज़्यादा attention देनी चाहिए rather than to any moral or physical idea. यानी कि आपका क्रिएटिव स्टाइल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। इन न्यू क्लासिकल पीरियड इट सीम्स दैट, अब रेनेसेंस से हम मॉडर्न की तरफ गए और मॉडर्न के बाद जो है हम किधर आगे, न्यू क्लासिकल पे आ गए। ठीक है, इन सारी एजेस को आपने खुद अंडरलाइन करना है। द न्यू क्लासिकल पीरियड इट सीम्स दैट फोकस ऑन द फॉल ऑफ नोबल और प्रोस्पेरस इज कंटिन्यूड। यहाँ पे भी वही फॉल ऑफ नोबल और प्रोस्पेरस लोगों की के फॉल को दिखाया गया। रैंक बिकेम एसेंशियल, यहाँ पे भी रैंक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। द ट्रेजिक कॉन्सेप्ट इन दिस एज बिकेम अरिस्टोक्रेटिक रादर देन फ्यूडल। अब यहाँ पे जो ट्रेजिक कॉन्सेप्ट था वो एरिस्टोक्रेटिक था रादर देन कि वो कोई फ्यूडल कॉन्सेप्ट होता, जागीरदाराना निज़ाम नहीं था बल्कि एरिस्टोक्रेटिक निज़ाम था। यानी कि फॉल दिखाया जाता है एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी का। कौन सी एरिस्टोक्रेटिक लेडी पढ़ी थी हमने, जस्ट लाइक हेडा कैपलर। ठीक है, तो उसमें कोई फ्यूडल लेडी नहीं थी बल्कि वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी जिसका फॉल दिखाया गया था।
तो बट द मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी बिकेम अ मैटर, लेकिन ये जो मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी जो है वो एक मैटर बन गई थी ऑफ बिहेवियर रादर देन मेटाफिजिकल। तो ये जो ये अब मैटर ऑफ बिहेवियर था, हेडा गैबलर के अंदर हमने उसका बिहेवियर देखा था कि वो किस तरह का था। ठीक है, तो ये जो मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी है ये एक्चुअली एक मैटर ऑफ बिहेवियर थी रादर देन मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन बियॉन्ड बॉडी। ठीक है, दूर पार के कॉन्सेप्ट्स के बजाय जो है वो जो आपका जो बिहेवियर होता है एक्चुअली, वो कहते हैं ना कैरेक्टर इज द डेस्टिनी। लिख लें ये कोट, व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर इज द डेस्टिनी। हमारी सोच और किरदार एक्चुअली हमारा कैरेक्टर बनाती है, और वो जो कैरेक्टर होती है ना, हमारी सोच और हमारे एक्शंस, वो हमारा कैरेक्टर बनाती है, और वो कैरेक्टर ही हमारा डेस्टिनी होती है। ये कोट सुनी हुई है आप लोगों ने, कैरेक्टर इज द डेस्टिनी। ठीक है, सो तो फिर क्या होता है, ये जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं और हमारी सोच होती है, जाहिर बात है हमारे बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं जैसे हमारी सोच होती है। ठीक है, अगली दफा इसने मुझे कुछ ऐसे कहा ना, इसको 4 सुनाऊंगी, तो फाइनली आप सुना देते ना फिर उसको। तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियर्स हैं, और कहाँ से डिफाइन हो रहे हैं, हमारी सोच और दिमाग से। और अगर मैं ये सोच लूँ कि यार ये तो है ही बेवकूफ़, छोड़ो परे, जाने दो, तो मैं हमेशा उसको कभी जवाब देना पसंद ही नहीं करूँगी। तो इसलिए कहते हैं कैरेक्टर इज द डेस्टिनी। ठीक है, कि आपकी सोच और आपका जो किरदार होता है ना, वो एक्चुअली आपकी डेस्टिनी बनाता है। So of behavior rather than metaphysical. Raymond quotes Aristotle's definition that a man not preeminently virtuous, most whose misfortune is not by some wise but some error. अब यहाँ पे रेमंड वापस आता है उस डेफिनेशन में जो अरिस्टोटल ने हमें बताई थी। वो कहता है एक आदमी जो होता है वो प्री एमिनेंटली वर्चुअस तो नहीं होता, लेकिन जिसकी मिसफॉर्च्यून जो होती है, ना ही उसकी मिसफॉर्च्यून उसकी किसी बुराई की वजह से होती है, बल्कि उसकी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से। व्हाट इज द एरर ऑफ जजमेंट? गलत टाइम पे गलत फैसला कर देना। व्हाट इज द विजडम? सही वक्त पे सही फैसला कर देना। ठीक है, तो एरर ऑफ जजमेंट्स जो होती हैं इंसान की, दैट लीड्स टू द मिसफॉर्च्यून, दैट लीड्स टू द ट्रेजेडी, कि हम गलत वक्त पे गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसकी वजह से एक हमारी भी ट्रेजेडी हो जाती है, एक हीरो की भी ट्रेजेडी हो जाती है। रेमंड विलियम इन हिज बुक मॉडर्न ट्रेजेडी रिजेक्ट्स द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशनल ट्रेजिक आइडिया। अब ये जो ट्रेजिक आइडिया था ना, ये अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को, अरिस्टोटल के ट्रेजिक आइडिया को ही एक्चुअली टिपिकल आइडिया या ट्रेडिशनल आइडिया कहता। अब वो इस आइडिया को ना रिजेक्ट कर देता, वो कहता नहीं भाई ऐसे नहीं होता कि एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्री एमिनेंटली वर्चुअस भी नहीं है, उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है, और फिर उसके साथ कोई एरर ऑफ जजमेंट होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। ये क्या बात हुई? अब वो मॉडर्न ट्रेजेडी में रेमंड विलियम कहता है नहीं भाई ऐसे नहीं होता, वो टोटली रिजेक्ट कर देता है। ये क्या बात हुई, ये कौन सा हीरो है? हम अक्सर मूवीज देखते हैं, क्रिटिक का क्या काम होता है? यही काम होता है ना, हर किसी के बातों में कीड़े निकालना। तो अब वो कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं मानता। ठीक है, अब वो कहता है इन हिज बुक मॉडर्न ट्रेजेडी रिजेक्ट्स द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशनल ट्रेजिक आइडियाज। ये सारे कन्वेंशनल आइडियाज, ये रेनेसेंस, तो ये वो ये सब कहता है ये भाई कन्वेंशनल आइडियाज मैं नहीं मानता। He gives more attention to the society than the individual. अब वो जो है एक इंडिविजुअल से ट्रांसफॉर्म कर देता है अटेंशन टू द सोसाइटी। वो कहता है कैरेक्टर इज नॉट द डेस्टिनी, सोसाइटी बेसिकली उसकी डेस्टिनी ड्रॉ करती है। एक इंसान जो है वो खुद से गलती नहीं करता, उसके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी होती है जिसकी वजह से वो गलती करता है, जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है। अब हेडा गैबलर का जरा रिकॉल करें जरा ड्रामा आपको, जब मैंने पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि क्या हेडा गैबलर जो है उसका अपना कसूर था कि एट द एंड उसका डाउनफॉल हुआ था, या उसकी सोसाइटी का कसूर था, या हेडा गैबलर जो है वो एक मेल एडजस्टेड सोसाइटी के अंदर जो है उसका डाउनफॉल हुआ। ऐसे ही पढ़ा था हमने। उस ड्रामा के अंदर बेसिकली क्या दिखाया, उस ड्रामा के अंदर कैरेक्टर इज डेस्टिनी नहीं दिखाया, उसके अंदर दिखाया वो जो सोसाइटी है वो एक इंसान को, एक इंसान बिहेव करता है सर्कमस्टांसेस के अंदर, और वो सर्कमस्टांसेस के अंदर वो ऐसे एंट्रैप हो जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता, और उसको बस वही रास्ता चुनना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है।
यानी कि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, और वो जो सारे हालात मामलात सोसाइटी उन सारों ने उसको घेर लिया है, अब उसकी ट्रेजेडी हो गई। यानी कि शी इज एंट्रैप्ड इन अ सोसाइटी, जो कि वो खुद एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, किस सोसाइटी में एंट्रैप हो गई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो एंट्रैप हो गई थी, जहाँ पे वो शादी नहीं करना चाहती। शादी क्यों हुई? हालात के तहत। हालात क्या हो गए थे, उसकी उम्र गुजर गई थी, बाप की डेथ हो गई थी, वो जो लग्जरियस लाइफ थी उसके बाप की डेथ हो गई थी, जायदाद भी खत्म होना शुरू हो गई थी, कमाने वाला घर में कोई था नहीं। उसने कहा भाई स्पिंस्टरहुड से ज्यादा बेहतर है कि मैं शादी कर लूं। शादी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं मिली तो उसने टसमन से शादी कर ली। टसमन एक मिडिल क्लास बंदा था। अब वो उस मिडिल क्लास लाइफ के अंदर, जो कि एक लग्जरियस लाइफ की, और आदि एक औरत जो कि घोड़ों पे सवारी करती थी और गन्स के साथ खेला करती थी, उसके अंदर मैनली ट्रेड्स थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकी और एंड में वो सुसाइड करती है। अब इसमें ये बताएं कि हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर हेडा की ट्रेजेडी में, कौन रेस्पॉन्सिबल था? एक्चुअली वी बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। हम बीमार हैं तो हमारा और बिहेवियर होगा, हम खुश हैं तो हमारा और बिहेवियर होगा, हमारे इर्द गिर्द जो है कोई भाई की शादी आ गई है, हम किसी फैमिली में चले गए, हमारा और बिहेवियर होगा। इट मीन्स कि इंसान रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। एक हमें देखे ना, वो किसी कुरान खानी पे जाते हैं, दुपट्टे पहन के बैठ जाते हैं, वही लड़की जब हम किसी शादी में देखते हैं वो पहचानी कोई नहीं जाती। पीपल कॉन्शियस है ना, हमारा एक गेटअप थोड़ी है। और फिर वही लड़की जब सेल्फी के सामने होगी और उसको वो, क्योंकि शी सेल्फी कॉन्शियस, तो वो वैसी तस्वीर बना देगी। उसकी असल तस्वीर और सेल्फी में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि कैमरे में ऑप्शंस बड़ी आ गई हैं। तो क्या है कि हम सर्टन सर्कमस्टांसेस में सर्टन बिहेवियर्स होते हैं हमारे। ऐसे है कि नहीं है? मैंने अब आपको ऐसे अंदाजा करें, शादी पे बिहेवियर हो रहा है, सेल्फी में हो रहा है, एक कुरान खानी में हो रहा है, एक नात खानी में हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम बिहेव करते हैं, इंसान बिहेव करता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सोसाइटी के एतबार से, कि यहाँ पे सोसाइटी कैसी बैठी है। अगर तो मेरा अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, अगर मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी। ठीक हो गया? तो बेसिकली क्या है कि इंसान की मिसफॉर्च्यून, अब यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिजेक्ट कर देता, वो कहता नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि भाई नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब वो कहता है ही थिंक्स ही गिव्स मोर अटेंशन टू सोसाइटी। वो कहता है नहीं, सोसाइटी जो है ना इंसान के डाउनफॉल का बायस बनती है, इंसान खुद अपने डाउनफॉल का बायस नहीं बनता। देन द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल खुद नहीं होता बल्कि सोसाइटी उसके डाउनफॉल का बायस बनती है। He thinks we think of tragedy as what happened to the hero. जो प्रीवियस ट्रेजेडी थी, जो ग्रीक ट्रेजेडी थी, उसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द हीरो, हीरो के साथ क्या हुआ। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी में हम देखते हैं व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, कि हीरो के थ्रू क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मॉडर्न ट्रेजेडी हमें बताती है कि हीरो के थ्रू क्या हुआ है, कि हम क्या लेसन जो है वो प्रमोट करते हैं हीरो के थ्रू, जस्ट लाइक गैलीलियो गैलीलाई, जस्ट लाइक हेडा गैबलर, ठीक है। कि आगे हीरो के थ्रू क्या हुआ। He bases his idea of tragic hero on basic work of Bretchen, who negates the historical continuation of tragedy and gives new thought. Raymond says it is generally believed that suffering of a layman is not tragedy. Raymond कहते हैं एक आम आदमी की सफरिंग थोड़ी ट्रेजेडी कोई होती है, but he says only the death of prince of elate man is tragedy. वो कहता है एक डेथ जो एक ऐसा प्रिंस जो कि एक इलेट मैन है, उसकी ट्रेजेडी असल में ट्रेजेडी होती है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द होल नेशन, तो ये एक्चुअली ट्रेजेडी की यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है। ही सेज द एम्फेसिस ऑन रैंक शुड नॉट रिमेन लिमिटेड टू द नोबल मैन। और यहाँ पे वो आके कहता है कि ये जो रैंक के ऊपर जो एम्फेसिस है ना, ये सिर्फ नोबल मैन के ऊपर लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बट इंक्लूड्स whole web of common man, otherwise this unacceptable to bourgeois class. लेकिन ये वो एम्फेसिस करता है कि रैंक जो है वो
सिर्फ लिमिटेड नहीं होना चाहिए एक नोबल मैन तक, बट इंक्लूड होल वेब ऑफ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन को भी। और जो मॉडर्न ट्रेजेडी है वो एक कॉमन मैन की भी होती है, अदरवाइज दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू गॉर्जियस क्लास, अदरवाइज ये सब अनएक्सेप्टेबल होगा एक मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि अब हर जगह तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास नहीं होती। एक आम इंसान, एक आम इंसान के साथ कैसे ट्रेजेडी हुई, उसने कैसे सरवाइव किया, वो कैसे जो है बिहेव किया, ये सारी चीजें भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ट्रेजेडी जो है वो अब सिर्फ हम नोबल मैन तक नहीं कन्फाइन कर सकते, बल्कि हमें मिडिल क्लास और जो आम ले मैन है उसकी भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।